ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे कोविड के एक्सपीरियंस के बारे में। और इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया था। आई वाज डाउन विद कोविड, क्वारंटाइन में था मैं। और अब मैं अपनी फ्रीडम एंजॉय करने जा रहा हूँ पोर्ट स्टैनली। तो मैं आपको वहाँ की पहले सैर कराता हूँ और फिर हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको कभी भी यहाँ पे गॉड फॉरबिड आपको कोविड हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अभी है -12 डिग्रीज़ बाहर, लेकिन फिर भी एक सनी डे है, सो इट्स वेरी गुड। तो अभी हम वहाँ के रास्ते में हैं, तो कुछ यहाँ पे छोटे छोटे जो टाउन्स आ रहे हैं उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर हम ये बात करेंगे कि मुझे कोविड जब डिटेक्ट हुआ तब मेरे जो इनकम थी उस पर क्या इफ़ेक्ट आया, मेरे एम्प्लॉयर से मुझे कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, या टेस्टिंग के रूल्स क्या है। और अगर आपके एम्प्लॉयर आपको हेल्प नहीं करते हैं फाइनेंशियली तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ की जो ब्यूटी है वो देखते हैं, क्योंकि सनसेट का टाइम है 5:11 PM। तो उससे पहले हम वहाँ पे पहुँचेंगे। आपको सनसेट भी मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से कहीं पे दिखा दूँ। तो अब हम यहाँ पे आए हैं सेंट थॉमस पे। अब सेंट थॉमस इसका नाम क्यों है, यहाँ पे इसकी क्या हिस्ट्री है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो सिटी है उसकी हिस्ट्री है कि हम सब ने जंबो द एलिफेंट के बारे में सुना है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलिफेंट, जो एक अफ्रीकन बुश एलिफेंट था। तो ये जो एलिफेंट था उसकी डेथ यहाँ पे हुई थी सेंट थॉमस में। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स होती है और ये इसीलिए ये शहर जाना जाता है ट्रेन्स की वजह से और जंबो की वजह से। अब ये जो आप देख रहे हो वो पोर्ट स्टैनली का डाउनटाउन आप बोल सकते हो। ये बहुत ही सुंदर जगह है और मुझे तो ये बहुत पसंद है। यहाँ पे ये कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, ये फायर स्टेशन है उसका छोटा सा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये छोटी छोटी जगह है यहाँ पे, जैसे होम हार्डवेयर है, इतना छोटा सा होम हार्डवेयर का स्टोर है। बहुत ही क्यूट सा सिटी है ये। सिटी नहीं है, जैसे ये टाउन है, आई थिंक टाउन या विलेज। और ये रहा इसका यहाँ का जो ब्रिज है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑन माई लेफ्ट आप देख सकते हो, जैसे मैं टर्न लूँगा वहाँ का जो पोर्ट है। ऑलराइट, तो जैसे आपने यहाँ का अभी सनसेट देखा और साथ में मून भी देखा, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि इतना अच्छा सा नज़ारा बन रहा है। तो इसी रीज़न से ये जगह वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस है। थोड़ा दूर बोल सकते हैं लंदन से 40 किलोमीटर्स, लेकिन मुझे यहाँ पे आके बहुत ही खुशी मिलती है। तो अब बात करते हैं मेरे टेस्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मेरी सिम्टम्स, सबसे पहले मुझे डाउट हुआ था कि मुझे सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट करवाया था में। और वहाँ पे उस टाइम पे जो रूल्स थे उसकी वजह से या तो मैं रैपिड एंटीजन करा सकता हूँ या तो मैं करा सकता हूँ पीसीआर टेस्ट। तो अब पीसीआर टेस्ट की उस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स ये थी कि आप अगर किसी के साथ आपको डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ है तो आप टेस्ट करा सकते हो।
और नहीं तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हो। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट मैंने क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे उसकी जो वेरासिटी है उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्या मुझे एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसलिए मैंने पीसीआर टेस्ट करवाया। और पीसीआर टेस्ट में भी मुझे बहुत ही डिले हुआ मेरा यहाँ पे रिज़ल्ट, क्योंकि 2 दिन लिए पहले तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने में, क्योंकि उस टाइम पे शायद ओवरलोड था या जो भी है, जो भी रीजंस थे, मुझे 2 दिन वेट करना पड़ा, 1 या 2 दिन। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया टेस्ट के लिए और उस टाइम पे मुझे पूछा कि क्या आपको कोई सिम्टम्स है। तो मैंने बोला कि यार अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने वैक्सीन मेरा जो बूस्टर डोज लिया उस दिन मुझे और उसके अगले दिन मुझे थोड़ा सा गले में इरिटेशन था और थोड़ी सी मुझे कफिंग थी। तो अब कुछ नहीं है, मैंने बोला बस वो 2 दिन ही था। तो उन्होंने बोला कि अभी अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो ये करके कुछ उन्होंने रीज़न बोला और फिर उन्होंने बोला कि मैं रिमार्क रख देती हूँ और फिर उन्होंने कॉल कट कर दिया। तो मैंने बोला कि यार ऐसे तो नहीं होगा, टेस्ट तो करानी पड़ेगी। तो मैंने फिर एक फॉर्म भरा, उसका कोई भी फार्मेसी का प्रोसीजर होता है वो अलग होता है, तो उस टाइम पे ज़रा वो भी देख लेना कि आप कौन सी फार्मेसी में करवा रहे हो। तो उस टाइम पे मैंने फिर एक फॉर्म भरा और फॉर्म के बाद उन्होंने 2 दिन के बाद मुझे रात को कांटेक्ट किया और फिर बोला कि अगर आपको करना है टेस्ट तो हम आपको कल रात की अपॉइंटमेंट एक दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे अगले दिन भी एक करवाया रिपोर्ट और जो टेस्ट हुई मेरी फाइनली अगले दिन में, उसका मुझे रिज़ल्ट 4 दिन के बाद मिला। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि उन्होंने 4 दिन के बाद मुझे रिज़ल्ट दिया और इस टाइम में इतना टाइम निकल गया था। तो जब 4 दिन के बाद मुझे सुबह कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप तो पॉजिटिव है और आपको लोकल हेल्थ यहाँ की जो यूनिट है वो आपको कांटेक्ट करेगा और लोकल हेल्थ आपको बताएगा कि आपको क्वारंटाइन के लिए क्या करना है, क्या सब करना है। मैं बता दूं आपको, आज तक मुझे लोकल हेल्थ यूनिट ने बिल्कुल भी कांटेक्ट किया नहीं है, कुछ बताया नहीं है क्या है। तो बस यही था और अब जैसे ही मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो अब वो बात करते हैं। तो अभी सनसेट देख लो आप और एक बहुत ही अच्छा सा डॉग यहाँ पे गया है यहाँ से और एक दूसरा है वो भी। तो मेरा कोई भी वीडियो होगा, अगर वीडियो चालू है और मैं डॉग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी वीकनेस है। डॉग्स को देख के मेरा ध्यान पहले वहाँ चले जाता है। तो अब डॉग को देखो, आप इस स्काई को देखो और उस सनसेट को देखो और फिर हम बात करेंगे आगे। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ था मेरे साथ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग में और रिपोर्ट मिलने में इतना टाइम लग गया। 4 दिन मुझे टेस्टिंग के बाद हुए और 2 दिन मुझे लगे अपॉइंटमेंट मिलने में, तो 6 दिन वो हो गए। और उसके 1 या 2 दिन पहले मैंने पहली बार उनको कांटेक्ट किया था, सिम्टम्स दिखे थे मेरे, और उसके 2 दिन पहले मैंने ये लिया था मेरा 3rd बूस्टर डोज। तो इतने सारे दिन निकल गए क्योंकि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था टेस्ट करने के लिए एंड टू नो फॉर श्योर कि मुझे वायरस इन्फेक्ट हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि रैपिड एंटीजन लो या फिर पीसीआर करो। तो अब ये प्रॉब्लम हो गया कि मेरा जिस दिन रिपोर्ट आया उस दिन सीधा मैंने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया कि अब मैं पॉजिटिव हूँ और अब सेफ़ नहीं है मेरा वहाँ पे आना, और अब मेरे पास पीसीआर टेस्ट आ गया है। तो अब ये हो गया कि वॉलमार्ट की पॉलिसी के हिसाब से मुझे क्वारंटाइन करना पड़ेगा पूरे 14 डेज़ के लिए, लेकिन उस दिन से गवर्नमेंट के रूल्स मतलब चेंज हो गए थे कि अब सिर्फ 5 डेज़ का क्वारंटाइन है। लेकिन फिर भी मुझे गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो ना करते हुए मुझे क्वारंटाइन के रूल्स जो वॉलमार्ट की पॉलिसी है वो फॉलो करनी पड़ी और मुझे 14 डेज़ का क्वारंटाइन लगा वॉलमार्ट की तरफ से। तो अब क्या हुआ आगे ये देखते हैं एज़ फार एज़ माई इनकम इज़ कंसर्न। तो मैंने आपको पहले भी बहुत टाइम बोला है कि वॉलमार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमारी वैल्यू करते हैं। मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर से तो 1000 गुना अच्छा है वॉलमार्ट और बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि वॉलमार्ट के आप अगर एम्प्लॉई हो तो आप वहाँ पे एक ऑनलाइन कंसल्टेशन आप फ्री में कर सकते हो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, चाहे फिर वो फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले मुझे एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि क्वारंटाइन शुरू है तेरा और तू अब ऑनलाइन कंसल्टेशन ले डॉक्टर के पास से। तो डॉक्टर ने मुझे कंसल्टेशन दिया, रिटर्न में दिया, वो मैंने एम्प्लॉयर को सबमिट किया और एम्प्लॉयर ने मुझे ये बताया, हमारे बॉस ने, कि अब तेरे 2 हफ्ते की जितनी भी शिफ्ट्स हैं वो सारी शिफ्ट्स तेरे शेड्यूल से हम हटा देंगे, लेकिन तुझे इन शेड्यूल्स के पैसे मिलेंगे।
यहाँ तक कि मेरे साथ मेरे ही एड्रेस पे जो भी दूसरे वॉलमार्ट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं सबको क्वारंटाइन करवाया और सबको पेड क्वारंटाइन दिया कि भाई आप सब क्वारंटाइन होंगे, लेकिन आपकी जितनी भी शिफ्ट्स थी उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अब इसमें डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आप क्वारंटाइन में जा रहे हो और अगर आप ब्रेक में हो तो आपको सिर्फ मिली है शिफ्ट्स से फॉर एग्जांपल 20 घंटे की। तो आप अगर ब्रेक में होते और आपको सिर्फ 20 घंटे मिलते तो आप दूसरों की शिफ्ट्स कवर करके कैसे भी आप 38-40 आवर्स कहाँ पे भी आप पहुँच जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप क्वारंटाइन में हो तो आप दूसरों की शिफ्ट नहीं उठा सकते। तो मेरे जो लास्ट 14 डेज थे उसमें मुझे जितनी मेरी शेड्यूल्ड शिफ्ट थी उसके ही पैसे मिले, मैं किसी और की शिफ्ट मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन अब इसको जो बोलते हैं उसको एक एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं, और एम्प्लॉय बेनिफिट मिलने से आप गवर्नमेंट से कोई भी एड या फंडिंग नहीं ले पाते हो। तो अब ये कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको गवर्नमेंट से मिलते हैं ये भी हम देखेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे तब जो वायरस है वो बहुत बढ़ रहा है आपके सिटी में या इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है, तो ये इंश्योर कर लो कि आपके एम्प्लॉयर जो है वो पेड आपको क्वारंटाइन देते हैं या नहीं देते हैं, आप वो इंश्योर कर लो। और शिफ्ट जो है आपकी हमेशा मेक श्योर कि आप एडवांस में उठा लो, ताकि कभी भी अगर आपको सडनली क्वारंटाइन आ जाए तो आप कहीं 15 घंटे 20 घंटे में ना अटक जाओ। आप 40 आवर्स तक की शिफ्ट्स उठा लो जितनी भी आपको दूसरों की शिफ्ट्स मिलती है, क्योंकि अचानक से अगर क्वारंटाइन आ गया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसका एक हफ्ता है, उसको 18 घंटे के पैसे तो मिल गए, वो 20 घंटे ही काम कर सकता है, लेकिन अगले वीक में सिर्फ उसको 4 घंटे ही मिले थे पूरे वीक में। तो उसका पूरा वीक क्वारंटाइन भी हुआ, उसको सिर्फ 4 घंटे के पैसे मिले और वो गवर्नमेंट से बेनिफिट भी नहीं ले पाया क्योंकि उसको ऑलरेडी एम्प्लॉयर बेनिफिट्स मिल रहे थे। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है इन केस आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्प नहीं करता है या फिर आपकी जो इनकम है वो अफेक्ट हो जाती है बिकॉज यू आर आइसोलेटिंग बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो CRSB है, कैनेडा रिकवरी सिकनेस बेनिफिट, ये आपको कहाँ से मिलती है और आप एलिजिबल कब होते हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो CRA है, मतलब बेसिकली यहाँ का जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वो उसको हैंडल करता है, वो उसको एडमिनिस्टर करता है। और आपकी एलिजिबिलिटी तब होती है अगर आपका कोई भी एक वीक में आप 50%, एटलीस्ट 50% आप काम नहीं कर सकते हो बिकॉज आप आइसोलेट कर रहे हो। और कुछ रीजंस है, अगर उन रीजंस की वजह से अगर आप आइसोलेट कर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। सो द फर्स्ट रीज़न इज कि आपको कोविड है, वो ही सबसे पहला आपका जो है वो रीज़न है कि आप आइसोलेट हो रहे हो। दूसरा है कि आपका एक ऐसा हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से आप कोविड-19 से ज़्यादा प्रोन हो आप, और उसकी वजह से आपको आइसोलेट करने के लिए बताया गया है। और वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन कौन आपको एडवाइस कर सकता है। इसके बाद है कि आपको इस दौरान कोई भी और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। आपके पास एक वैलिड सोशल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए और आपके पिछले 1 साल में आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 5000 आपकी टोटल इनकम हो जानी चाहिए। पिछले 1 साल में आपने $5000 कमाए हुए होने चाहिए और आपके पास कोई भी और बेनिफिट्स नहीं है जो आपको एम्प्लॉयर आपका दे रहा है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये सारे अगर क्राइटेरिया में मैं फॉल भी कर देता हूँ तो मुझे अगर वॉलमार्ट से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मुझे अगर वॉलमार्ट अगर मुझे पे कर रहा है तो मैं यहाँ से क्लेम नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपने क्लेम कैसे भी कर लिया और इनको पता चल गया कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हो, जो मोस्टली इनको पता चल ही जाएगा कैसे भी, तो वो आपसे क्या करेंगे कि वो आपने जितने भी पैसे उनसे लिए होंगे वो आपसे वापस मांगेंगे। और एक मेरे पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ भी है कि उनको पता चला कि भाई ये तो एलिजिबल नहीं है, तो उनको ऐसा बताया गया कि आपको इनकम टैक्स में से इतने पैसे वापस मिलने वाले थे, तो अब वो तो नहीं मिलेंगे, वो हम रख लेते हैं और आपको 1500 और एडिशनल देने हैं। क्योंकि इन्होंने बोला कि आपको अगर हमें साढ़े चार हज़ार रुपये अगर फॉर एग्जांपल देने हैं डॉलर्स, $4500 आपको हमें देने हैं और हमें आपको 3000, तो फिर 3000 तो हम आपको देंगे ही नहीं, आपको एडिशनल 1500 हमें दे देना है। तो ऐसा एक पहचान वाले के साथ हुआ था, तो देख लेना एक बार। 100% जब आप श्योर हो, एडवाइस करके अपने आप से पूरा रिसर्च करके फिर ही अप्लाई करना है इस बेनिफिट के लिए, नहीं तो वापस वो आपसे पैसे मांग लेंगे। तो CRSB के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो बस मेक श्योर कि आपके एम्प्लॉयर है वो आपको कवर करे
और बस यही है, मैं आपको लिंक नीचे डाल देता हूँ। उस लिंक से आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपको पता रहे एडवांस में कि गॉड फॉरबिड आप कभी पॉजिटिव आ जाए तो आपको कैसे अपनी इनकम को सिक्योर रखना है। एंड आई रियली होप कि ये जल्दी से जल्दी ये पैंडमिक ख़त्म हो जाए। जैसे भी हो आप सेफ रहें, आपकी सेफ्टी रहे, आपके फैमिली की सेफ्टी रहे। तो आई रियली होप कि आप जल्दी से जल्दी अगर इस सिचुएशन में फंसे हो तो आप निकल भी जाओ। सो विद दिस आई टेक योर लीव। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।